कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। कमरे की खामोश फिजा कांप गई। सकीना की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गुस्से की शिद्दत साफ झलक रही थी। उसके हाथ में दुपट्टा बेढंग से लटक रहा था, पैर नंगे थे और सांसें बुरी तरह फूली हुई थीं। वो एक झटके में आगे बढ़ी और बिस्तर पर अधलेटा मुराद का कॉलर दोनों हाथों से पकड़कर जोर से झकझोरते हुए चीखी, "उठो मुराद शाह, उठो बदबख्त, खुदा तुम्हें बर्बाद करे।" उसकी आवाज़ में दर्द, गुस्सा और बेबसी घुली हुई थी। मुराद की आंखें नशे में डूबी हुई नींद से खुलीं। उसने थकी और बोझिल निगाहों से सकीना की तरफ देखा और बेजारी से बड़बड़ाया, "क्या मुसीबत आ गई है सकीना? इस तरह क्यों उठा रही हो? दिमाग खराब है क्या?" सकीना ने गुस्से से उसका गिरेबान और कसकर पकड़ लिया। "दिमाग मेरा नहीं, तुम्हारा खराब हो चुका है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मुराद शाह कि तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा करोगे। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस मासूम पर जुल्म किया है मुराद, उसकी मासूमियत को रौंद डाला, उसकी अस्मिता को चकनाचूर कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकते हो। तुम तो मेरी मेहरमा को अपनी बेटी कहते थे।" अब मुराद पूरी तरह जाग चुका था। आंखें फैलाकर हैरान और सफाई भरे लहजे में बोला, "क्या बकवास कर रही हो? कौन सा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? होश में हो तुम?" सकीना का पूरा जिस्म कांप रहा था। आंसू पोंछे बिना वह चिल्लाई, "होश तो अब तुम्हें आएगा जब जेल की कोठरी में रहोगे। तुमने मेरी बेटी की इज्जत को रौंद डाला और अब इल्जाम कहते हो? तुम दरिंदा हो मुराद शाह, दरिंदा।" मुराद घबराकर उठ खड़ा हुआ, थोड़ा लद्दखद्दाया भी। अब वो पूरी तरह बौखला गया था। उसने अपना गिरेबान ठीक किया और झिझकते हुए बोला, "तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सकीना मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस..." "मत बोलो, एक लफ्ज भी मत बोलो। मैं जानती हूं तुमने क्या किया है। तुमने शराब में धुत होकर मेरी बेटी के साथ..." वह रुक गई, सर दोनों हाथों से थाम लिया, जैसे इतना सब कहकर भी चैन नहीं मिला हो। "वो सिर्फ 8 साल की बच्ची थी मुराद, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?" मुराद एक कदम आगे बढ़ा, "सकीना प्लीज, मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम तो हमेशा..." सकीना पीछे हट गई, आंखों में नफरत की चमक थी। "अब कोई रिश्ता नहीं बचा हमारे बीच मुराद शाह। मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। तुम्हारी हवस, तुम्हारा जुल्म, तुम्हारा गुनाह अब छुपेगा नहीं।" मुराद के चेहरे पर पसीना आ गया। वो सन्न खड़ा उसे देख रहा था, जैसे उस पल को मानने से इनकार कर रहा हो। सकीना ने फिर उसकी ओर देखा, आंखों में आंसू, मगर लहजा पत्थर सा सख्त। "तुम जैसे मर्द सिर्फ जिस्मों के भूखे होते हो, और जब इंसाफ दर पर आता है तो मासूमियत का नकाब पहन लेते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मुराद शाह, न तुम्हें न तुम्हारे गुनाह को।" मुराद हिचकिचाते हुए बोला, "सकीना, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तुम्हें कोई मेरे खिलाफ भड़का रहा है।" सकीना की आंखों में खून उतर आया था, चेहरा आंसुओं से भीगा मगर गुस्से से तमतमाया हुआ। वह चिल्लाई, "मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई मुराद। मेरी बेटी ने खुद बताया है, खुद। उसका गुनाहगार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। जिसे बाप बनकर हिफाजत देनी थी, उसी ने उसे नोच डाला।" मुराद ने संभलने की कोशिश की, लेकिन वो जड़ हो गया। सकीना चीखी, "उसने तुम्हें बाप कहा था मुराद! अगर बेटी नहीं थी तो सौतेली ही सही, लेकिन तुमने इंसानियत को शर्मसार किया।" उसकी आवाज़ भर्रा गई, "तुमने दावा किया था मोहब्बत का। तुमने कहा था कि मुझसे मोहब्बत करते हो। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, अपनी पहली जिंदगी, अपने शौहर, वो घर, सिर्फ तुम्हारे लिए।" मुराद ने बेचैनी से उठने की कोशिश की, फिर अचानक बढ़कर उसका बाजू जोर से पकड़ लिया। "बस कर, चुप हो जा, बहुत बोल रही है तू।" अब वो अपनी असली हैसियत में आ गया था। सकीना का जिस्म कांप गया। वो घबराकर पीछे हटी, लेकिन मुराद ने बाजू नहीं छोड़ा। "मैंने कुछ नहीं किया।" मुराद गुर्राया, आंखें सुर्ख हो चुकी थीं। "तेरी छोटी सी लड़की मेरे बारे में कुछ भी कह दे और तू यकीन कर लेगी।" सकीना ने झटक कर अपना बाजू छुड़ाया और उसकी आंखों में देखा। "कैसे लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? तुम्हें शर्म नहीं आती?" मुराद की बर्दाश्त टूट गई थी। वो दहाड़ा, "जिस लहजे में तू मुझसे बात कर रही है ना, उसी में जवाब मिलेगा। मैंने कुछ नहीं किया। वो खुद आई थी मेरे पास, उसने मुझे उकसाया था। मैं मर्द हूं, खून गरम था।" सकीना पत्थर की मानिंद खड़ी हो गई।
उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज न निकली। कांपते हाथों से सीना थामा और मुश्किल से लब खोले। यानी यानी तुमने सच में? लहजा अविश्वास से भरा था। मुराद का चेहरा पीला पड़ गया। वो अचानक खामोश हो गया, जैसे महसूस कर रहा हो कि उसके लफ्ज़ ही अब उसके गुनाह की मुहर बन गए हैं। वो लड़खड़ाया, नज़रें चुराईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सकीना की आंखों से आंसू बेइंतहा बहने लगे थे। उसने जैसे खुद से सरगोशी की, तुम ही थे, मेरी बच्ची के गुनहगार, तुम ही वो नासूर हो जो रिश्ते बनाकर नोच लेते हो। मुराद एक कदम पीछे हटा, उसकी जुबान बंद हो चुकी थी। अब वो सिर सकीना की आंखों में अपने गुनाह की दास्तान पढ़ रहा था। वो खामोशी, वो तकलीफ, वो लम्हा हमेशा के लिए उस पर भारी पड़ने वाला था। कमरे की हवा जैसे ठहर सी गई थी। सकीना की आंखें खून की तरह लाल, सांसें तेज और दिल में तूफान मचा हुआ था। वह कुछ कहने ही वाली थी कि मुराद अचानक बोल पड़ा, मेरा मतलब वो नहीं था। वो लड़की गलत बोल रही है सकीना, मैंने कुछ नहीं किया, तुम गलत समझ रही हो। सकीना के कदम जैसे खुद ब खुद उसके करीब हो गए। उसने मुराद की आंखों में झांका, जैसे उस झूठ का सच तलाश रही हो जो अभी अभी उसके लब्बों से निकला था। यानी तुम ही थे। उसका लहजा कांपता मगर साफ था। तुम ही थे जिसने 2 दिन तक मेरी बेटी को कैद में रखा था। शाह, ये सब तो मैंने सिर्फ अंदाजे से कहा था, पर तुम तो सच में। वह पीछे हटी, जैसे खुद से दूर जाना चाहती हो। आंखों में दर्द और सदमे की तीव्रता थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम वाकई मेरी बेटी के गुनहगार हो? तुमने ही उसकी हालत बिगाड़ी है? वह एक पल को रुकी और कांपती आवाज में बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मुराद। मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी, तुम्हें सजा दिलवाकर रहूंगी। इतने में कमरे का दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा। दरवाजे पर लगातार दस्तक सुनकर सकीना ने उधर कदम बढ़ाए, मगर मुराद अचानक झपटा और उसका हाथ कस कर पकड़कर उसे बिस्तर पर धकेल दिया। नहीं जाएगी तू, वह चिल्लाया। आंखों में वहशत उतर आई थी। अगर उसके पास गई तो जान से मार दूंगा। सकीना हक्की बक्की उसकी तरफ देखती रह गई। उसका सांस घुटने लगा था, दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर उसने खुद को समेटा और जैसे झर निगलकर बोली, तुम मुझे छू भी नहीं सकते मुराद शाह, तुम्हारी औकात नहीं है। और खबरदार, खबरदार जो मेरी बेटी का नाम भी लिया। मुराद के चेहरे पर एक ठंडी वहशत छा गई। वह दांत पीसते हुए झुका, उंगली उठाकर उसकी ओर इशारा किया, चुप रहो, अब कुछ नहीं सुनूंगा, और मैं अब उसे सीधा करके दिखाऊंगा। जब उसने जुबान खोली तो खोली कैसे? कितनी अच्छी तरह डराया था उसे मैंने। आज तो वह मेरे हाथ से बच नहीं पाएगी। उस दिन तो कम जुल्म किए थे, आज बताता हूँ असली दरिंदा किसे कहते हैं। यह कहते ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर सकीना झट से अपनी जगह से उठी और उसके सामने आ गई। दरवाजे की दस्तक अब और भी तेज हो चुकी थी। बाहर शायद वही थी या कानून, मगर अंदर जो जंग छिड़ी थी वह और भयानक थी। मुराद शाह जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, सकीना झपट कर उसके कदमों में बैठ गई और उसके पांव पकड़ ली। आंखों में आंसू, लबों पर इल्तिजा और चेहरे पर एक माँ का खौफ। मुराद, खुदा का वास्ता है, अभी उसके सामने मत जाओ, तुम अपने होश में नहीं हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मेरी बच्ची वैसे ही टूट चुकी है, तुम्हें देखकर वो और बिखर जाएगी, वो पागल हो जाएगी मुराद। वो चीख उठी, आवाज़ जैसे पूरे कमरे में गूंज गई। मेहर माँ, गुड़िया बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, अम्मी आ रही हैं, प्लीज़ बेटा, दरवाज़ा मत खोलना। मुराद की आंखों में खून उतर आया, चेहरा तमतमाया हुआ। अब वो किसी बात की परवाह करने के मूड में नहीं था। उसने जोर से पांव पटका और चिल्लाया, कहीं नहीं जाएगी वो बाहर ही रहेगी। मैं आ रहा हूँ, अभी उसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। उसने झुककर सकीना की कलाई पकड़ी, झटके से उसे उठाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई जुबान खोलने की? पहले तुझे ठिकाने लगाता हूँ, फिर उस बच्ची की बारी आएगी। मुराद, छोड़ो मुझे। सकीना चिल्लाई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर वो अब पूरी तरह से एक दरिंदा बन चुका था। तेरी माँ को पहले खत्म करूंगा, फिर तेरी बारी आएगी। मुराद की आवाज़ में अब नफरत और गुस्सा तूफान बन चुका था। ठीक उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे की चौखट पर वह खड़ी थी, मासूम सी 8 साल की मेहर माँ, जिसकी गुड़िया अब भी हाथ में थी और आंखों में नींद की जगह एक खौफनाक हकीकत का अक्स।
मेहर माह की नज़र सीधी अपने बाप पर पड़ी, जो इस वक्त उसकी माँ को बालों से घसीटते हुए बेड की तरफ ले जा रहा था। अम्मी, वो बस इतना ही कह सकी, और फिर एक चीख। उसके बाद खामोशी। वह वहीं दहलीज पर लड़खड़ाई। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया, जिस्म जैसे बेजान हो गया, और गुड़िया उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही पल वह बेहोश होकर जमीन पर गिर चुकी थी। मुराद चौंक कर पलटा, और सकीना ने उसी पल खुद को उसके हाथों से छुड़ाया और तेजी से बेटी की तरफ भागी। मेहर माह! उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। वह बच्ची जो बोलने से डरती थी, आज देख लेने से भी डर गई थी। माँ के लिए यह कयामत का पल था, और बाप, वह अब भी वहशत के घेरे में कैद, जैसे उसकी इंसानियत मर चुकी हो। मगर अब सकीना और नहीं सह सकती थी। उसने तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठाया और बिना डरे घर से बाहर निकल पड़ी। इरादा अपने भाई के घर जाने का था। अब वो इस घर में और नहीं रह सकती थी। जबकि वो नशे में डूबा हुआ शख्स कुछ पल दरवाजे को घूरता रहा, और फिर अचानक चक्कर आने के कारण वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। एक कयामत थी जो कुछ देर पहले शाह विला पर आई थी, लेकिन अब सब कुछ थम गया था, आने वाले तूफान से पहले। 10 साल बाद मंजर अब पूरी तरह बदल चुका था। रसोई में धीमी आंच पर रोटियां सिक रही थीं। दीवार से टिकाकर रखी एक छोटी सी मेज पर आटे की परात रखी थी, और सकीना बेगम रोज की तरह आटा गूंथकर बेलन चलाने में मशगूल थीं। बाहर बरामदे से आती हल्की धूप की एक लकीर रसोई के फर्श पर फैली थी। फिजा में घरेलू सुकून, अतीत का बोझ और एक अनकही झिझक तैर रही थी। तभी मेहर माह अंदर आई। 18 बरस की वो लड़की दुबली पतली, मासूम और नाजुक सी लगती थी। चेहरे पर एक अनजानी झिझक और गहरे डर की छाया थी। वो धीरे धीरे चलते हुए माँ के करीब आई और कुछ पल चुपचाप उन्हें देखती रही। अम्मा! उसकी आवाज़ हल्की सी कांपती हुई थी। सकीना बेगम ने पलटकर बेटी की तरफ देखा और मुस्कुराकर नरमी से बोली, क्या हुआ बेटा? मम्मानी कमरे में आकर बोल गई हैं, झरगाम भाई के कमरे की सफाई कर दूं, कल वो लंदन से वापस आ रहे हैं। वो रुकी, निगाहें झुका लीं, और अम्मा, ये बात अब पक्की है। सकीना का हाथ एक पल को थम गया। रोटी बेलते बेलते रुक गईं। बेटी के चेहरे को गौर से देखा, जहां मासूमियत के साथ एक अजीब सी हिचकिचाहट झलक रही थी। मेहर माह ने निगाहें नहीं उठाईं, धीरे से बोली, पर अम्मा, मैं उनके कमरे में नहीं जाना चाहती। सकीना बेगम ने एक पल लंबी सांस ली, रोटी पलटी, आंत धीमी की, फिर मेहर माह की ओर मुखातिब होकर बोलीं, अच्छा, नहीं जाना चाहती तो मत जाओ, मैं चली जाऊंगी। अगर मम्मानी कुछ पूछें तो कह देना, अम्मी ने मना किया था। मेहर माह ने एक पल माँ की आंखों में देखा, जैसे कुछ कहना चाहती हो मगर अल्फाज साथ न दे रहे हों। फिर सिर हिलाकर बस इतना बोली, हाँ, और वो ये भी कह रही थीं कि सारे काम तुम ही करोगी उनके। कुछ पल की खामोशी रही। फिर वो हिचकिचाते हुए बोली, मगर अम्मा, मैं किसी का काम नहीं करना चाहती। मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसके लहजे में एक अजीब सा डर था। वो आज भी बेहद खूबसूरत थी, मगर हद से ज्यादा डरी हुई। मर्दों की परछाई से भी दूर भागती थी। सकीना बेगम ने रोटी पलटते पलटते थाली एक तरफ सरकाई और बेटी के पास आकर नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं समझती हूँ बेटा, सब समझती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं भाभी बेगम से बात कर लूंगी, कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। मेहर माह ने नजरें उठाकर माँ को देखा। उन आंखों में शुक्रिया, मोहब्बत और एक बेमोल रिश्ता छलक रहा था। और हाँ, अब जाओ, जाकर अपनी पढ़ाई करो, थोड़ी देर में मैं भी आती हूँ। सकीना ने उसे नरमी से थपकी दी। जी अम्मा, मेहर माह धीमे से बोली, फिर पलटी और रसोई के दरवाजे से निकलते हुए एक आखिरी बार माँ को देखा। सकीना बेगम ने पलटकर फिर चूल्हे की तरफ रुख किया। रोटियां बेलने लगीं, मगर दिल में कहीं 10 साल पुरानी एक चीख आज भी गूंज रही थी। कमरे का दरवाज़ा अधखुला था। सकीना ने धीरे से दस्तक दी और अंदर दाखिल हुईं। भीतर सुलेमान साहब और सरवत बेगम सोफे पर बैठे किसी बात में मशगूल थे। सकीना ने अंदर कदम रखते ही दोनों को सलाम किया तो सरवत बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे तुम क्यों आ गईं? अभी तो तुमने रोटियां पकाई होंगी, थोड़ा आराम कर लेती। सकीना ने हल्की सी मुस्कान के साथ भाभी को देखा और नरमी से बोली, बस भाभी जी, एक ज़रूरी बात करनी थी, सोचा अभी आ जाऊं, सुबह तो काम होंगे, वक़्त नहीं मिलेगा। ये कहते हुए वो बिस्तर के एक किनारे पर आकर बैठ गईं।
सुलेमान साहब फौरन सीधे होकर बैठ गए और उसकी तरफ मुतवज्जे हुए। हाँ सकीना, कहो क्या बात है, सब खैरियत है ना? कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। सकीना की नज़रें झुकी हुई थीं, जैसे अल्फाज चुन रही हों। फिर आहिस्ता से बोलीं, भाईजान, आप दोनों जानते हैं कि मेहर ने कैसे दिन देखे हैं, किन तकलीफ़ों से गुजरी है। वो बच्ची अब तक पूरी तरह संभली नहीं है। आपके सामने सब हुआ है, कुछ भी छुपा नहीं है। सुलेमान साहब और सरवत बेगम दोनों ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। सकीना ने धीमी आवाज़ में अपनी बात जारी रखी। ज़रगाम मुझे बहुत पसंद है। मैंने हमेशा चाहा कि मेरी बेटी को एक महफूज और अच्छा सहारा मिले, और मैं जानती हूँ वो लड़का बहुत अच्छा है। लेकिन भाई, उसने एक पल के लिए सांस खींची, फिर कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन भाई, मेहर बहुत नाजुक दिल की है। वो अब भी मर्दों के बीच घबरा जाती है, छोटी छोटी बातों से डर जाती है। अभी आपने भाभी से कहलवाया होगा कि ज़रगाम के कमरे की सफाई करो, वो ये सुनकर भी कांप रही थी। आप सोच सकते हैं, आपके सामने बात करते हुए भी वो नज़रें झुका लेती है। सरवत बेगम कुछ कहने ही वाली थीं कि सकीना ने खुद ही बात आगे बढ़ा दी। मैं बस ये कहने आई हूं कि प्लीज़ भाभी, उसे जरगाम के किसी भी काम के लिए मत कहिएगा। जो भी काम है, मैं कर लूंगी। वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकी है। उसके दिल में अब भी बहुत कुछ दबा हुआ है, जो शायद कभी बाहर ना आ सके। सुलेमान साहब ने थोड़ी गंभीरता से अपनी बैठने की मुद्रा बदली और नरमी से बोले, सकीना, ये सब बातें वकती हैं। आखिरकार एक दिन उन्हें जिंदगी साथ में बितानी है। अगर हम अब से ही उन्हें अलग रखेंगे तो। वो अपनी बात पूरी करते, उससे पहले ही सकीना अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। चेहरे पर नमी और लहजे में दर्द था। खुदा के लिए भाई, अभी ये बातें मत करें। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, प्लीज़। इतना कहकर वो तेज़ी से मुड़ी और दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। पीछे कमरे में बस खामोशी रह गई। सुलेमान साहब और सरवत बेगम एक दूसरे को देखते रह गए। दोनों के चेहरों पर एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद वक्त ही दे सकता था। सकीना अपने कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर अंदर दाखिल हुई। नज़र सीधा अपनी बेटी मेहर माह पर पड़ी, जो ज़मीन पर दो जानों बैठी किताबों में डूबी हुई थी। ज़मीन पर रंग बिरंगी किताबें बिखरी थीं और मेहर उनमें इस तरह गुम थी जैसे इस दुनिया से कोई नाता ही न हो। चेहरे पर सुकून था, मगर आंखों में एक गहरी संजीदगी थी, जैसे वो कुछ साबित करना चाहती हो, शायद खुद को, शायद इस दुनिया को। सकीना बेगम के होठों पर बेइख्तियार मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे चलते हुए मेहर के पास पहुंची और उसके पास बैठ गईं। मेहर ने चौंक कर सिर उठाया और मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। अम्मी, आपने मम्मानी जान को मना कर दिया ना? सकीना ने नरमी से सिर हिलाया। हाँ, कह दिया मैंने। तुम्हें किसी का कोई काम नहीं करना, जो भी काम है वो मैं खुद कर लूंगी। मेहर ने राहत की सांस ली और फिर से अपनी किताब की ओर ध्यान देने लगी। लेकिन सकीना बेगम का ध्यान अब सिर्फ अपनी बेटी पर था। वो थोड़ी और करीब हुईं, उसका हाथ थामा और कुछ पल की खामोशी के बाद बोलीं, मेहर, एक बात पूछूं तुमसे? मेहर ने फौरन उनकी तरफ देखा। जी अम्मी। अगर तुम्हारी माँ, यानी मैं, तुम्हारे लिए कुछ सोचूं, कोई फैसला लूं, तो क्या तुम मेरी बात समझोगी, मेरी मर्जी मानोगी? मेहर ने हैरत से आंखें बड़ी कीं, जैसे उनकी बात की गहराई को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे से बोली, अम्मी, एक आप ही तो हैं मेरी सारी दुनिया। अगर आप मुझे मार भी देना तो भी मैं उफ़ नहीं करूंगी। जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरी अम्मी कभी गलत फैसला नहीं करेंगी। सकीना बेगम का दिल जैसे कांप गया, आंखों में नमी तैरने लगी। वो कुछ पल खामोश रहीं, फिर थोड़ा और करीब होकर मेहर के दोनों हाथ थाम लिए। एक वादा करो मुझसे कि कभी अगर मैं तुम्हारे सामने कोई बात रखूं, कोई फैसला, तो तुम इनकार नहीं करोगी। वादा करो बेटा। मेहर अब और ज्यादा हैरान हुई। उसने किताब बंद की और पूरी तरह अपनी माँ की तरफ मुखातिब हुई। अम्मी, आप ये सब क्यों कह रही हैं? क्या बात है, आप मुझे परेशान कर रही हैं? सकीना ने नरमी से उसके गाल पर हाथ फेरा। परेशान होने की कोई बात नहीं है, बस तुम वादा करो। मेहर ने कुछ पल सोचा, फिर सिर झुकाया और माँ के हाथों पर अपने होंठ रख दिए। वादा अम्मी, जो आप कहेंगी वही होगा।
सकीना बेगम ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। कमरे में कुछ पल की मुकम्मल खामोशी रही। एक माँ ने आज भरोसा मांगा था और एक बेटी ने अपनी पूरी दुनिया उसके हवाले कर दी थी। वक्त के साथ वो मिहर के बहुत करीब हो गई थी, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती थी। भला इतना बड़ा फैसला वो अकेले कैसे ले लेती? सुबह की ताजगी फिजा में नमी की तरह मौजूद थी। आंगन में हल्की धूप छन छन कर जमीन पर बिखरी थी। सकीना बेगम और सरवत बेगम घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी थीं। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी और बेताबी थी। दूर से गाड़ी की आवाज़ आई, फिर गेट खुलने की धीमी सी आवाज़, और चंद लम्हों बाद वो काली कार पोर्च में आकर रुकी। सुलेमान साहब ड्राइविंग सीट से बाहर निकले और दूसरी ओर का दरवाज़ा खोला। जरगाम खानज़ादा बाहर आया, लंबा कद, सलीकेदार लिबास, हल्की सी दाढ़ी, आंखों में थकान मगर होठों पर मुस्कान, जैसे कई सालों बाद अपनों को देखकर सफ़र की सारी थकावट मिट गई हो। सरवत बेगम की आंखें नम थीं। वो झटपट बेटे की तरफ बढ़ीं और उसे सीने से लगा लिया। झरगाम ने भी उन्हें गले लगाकर उनका माथा चूमा। अम्मी, कैसी हैं आप? बहुत याद आती थीं। उसके लहजे में भी एक वलवला और प्यार था। सरवत बेगम मुश्किल से अपनी नम आवाज़ में बोलीं, बस बेटा, अब तू आ गया है तो दिल को सुकून आ गया है। अब मैं अपने लाडले को कहीं जाने नहीं दूंगी। प्रैक्टिस वगैरह जो करनी है वो यहीं करोगे। जरगाम धीमे से मुस्कुराया और सकीना बेगम की तरफ बढ़ा। अदब से उनके हाथ चूमे। फुप्पो, आप तो बिल्कुल नहीं बदलीं, वैसी ही प्यारी और खूबसूरत। सकीना बेगम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर आंखों में एक गहरी उलझन छुपी हुई थी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और हमेशा खुश रखे। सरवत बेगम भी मुस्कुराकर बोलीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। झरगाम ने फिर दिल से मुस्कुराया, मगर अचानक इधर उधर नज़र दौड़ाता हुआ बोला, मिहर कहाँ है? वो तो मुझे सबसे पहले नज़र आनी चाहिए थी। सरवत बेगम जल्दी से बोल उठीं, अपने कमरे में है, मैं बुलाती हूँ। आओ अंदर आओ, पहले कुछ खा पी लो, थक गया होगा। जरघाम ने सहमति में सिर हिलाया और उनके साथ अंदर की ओर बढ़ गया। सकीना बेगम कुछ देर वहीं खड़ी रह गईं। वो अपने ही ख्यालों में गुम थीं जब सुलेमान साहब ने नरमी से उनके सर पर हाथ रखा और धीरे से बोले, सकीना, बात अभी ख़त्म नहीं हुई, बात तो अब शुरू हो रही है। जरघाम खास इसीलिए वापस आया है क्योंकि यहाँ उसकी एक अमानत है और तुम्हें अमानत में खयानत नहीं करनी। सकीना। सकीना बेगम की नज़रें झुक गईं। उन्हें पता था कि वो गलत कर रही हैं, मगर अपनी बेटी के हाथों मजबूर थीं और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थीं। सरवत बेगम का कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ था। बेड पर सुलेमान साहब आधे लेटे हुए थे, तकिए से टिके हुए, और सामने सोफे पर माँ बेटा साथ बैठे थे। जरघाम ने थकान के बावजूद चेहरे पर हल्की मुस्कान बनाए रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी साफ झलक रही थी। अम्मी, आपको पता है लंदन में मौसम कितना अजीब हो गया था। गर्मी में भी बारिश हो जाती थी। मेरी डिग्री पूरी होते ही यूनिवर्सिटी ने ऑफर दी कि कुछ वक्त और रुक जाऊं, मगर मैंने मना कर दिया। मैं यहाँ आप सबके पास आना चाहता था। सरवत बेगम हल्की सी मुस्कान के साथ बोलीं, और हम भी तुम्हारे इंतज़ार में दिन गिन रहे थे बेटा, तुम्हारे बिना घर कितना सूना लगता था। जरघाम ने थोड़ा सा रुख बदला और गहरी सांस लेकर बोला, अम्मी, मुझे आए हुए 5 घंटे हो गए, लेकिन अब तक मेहर मुझसे मिलने नहीं आई, न सलाम किया न एक झलक दिखाई। ये क्या चल रहा है? आप तो फ़ोन पर हमेशा यही कहती थीं कि वो अब बेहतर हो गई है, नॉर्मल हो गई है, तो फिर? सरवत बेगम का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उन्होंने एक नज़र सुलेमान साहब की तरफ देखा, फिर बेटे की आंखों में आंखें डालकर बोलीं, देखो, मैं तुम्हें सच सिर्फ एक शर्त पर बताऊंगी कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। अब बात घुमाना उन्हें बेवकूफ़ी लगी। जरघाम ने कुछ पल उनकी तरफ गहराई से देखा, जैसे दिल में एक अंदेशा पसर गया हो। फिर हल्के से सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, बताइए, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सरवत बेगम ने होंठ भींचकर सांस ली, फिर धीरे से बोली, वो आज भी उस 10 साल पुराने सदमे में फंसी हुई है। जरघाम, वो तुम्हारे अब्बू के सामने भी नहीं आती, किसी भी मर्द के साथ अकेली खड़ी नहीं हो सकती। मर्दों से उसे डर लगता है, नफरत सी हो गई है। मैंने क्या करूं? तुम्हारी फूफी से बात की थी कि अब तुम दोनों की शादी कर देते हैं, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेहर अभी इस काबिल नहीं है।
और वो अपनी बेटी की जिंदगी से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जरघाम का चेहरा जैसे साकित हो गया, नजरें जमीन में गड़ गईं, वो कुछ नहीं बोला। सरवत बेगम की आवाज में अब नरमी के साथ मायूसी भी घुल चुकी थी। इसीलिए मैंने भी चुप रहने में भलाई जानी। तुम्हारी तरफ से भी डर रही थी कि कहीं तुम बुरा न मान जाओ, मगर अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो, इसलिए सच बता दिया। जरघाम बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठा और खामोशी से कमरे से निकल गया। उसे अपनी माँ की बातें बहुत बुरी लगी थीं, इसलिए वो वहाँ और नहीं ठहरा। कितनी उम्मीदों के साथ वो लौटा था, मगर वापसी पर सिर्फ वही गुजरा हुआ कल उसका इंतजार कर रहा था। सरवत बेगम ने उसे आवाज नहीं दी, बस दूर जाते बेटे की पीठ को देखती रहीं। बिस्तर पर लेटे सुलेमान साहब ने भी खामोशी से आंखें मूंद लीं, जैसे सब कुछ जानते हों, मगर अब कहने को कुछ न बचा हो। रात के वक़्त जरखाम खानजादा का कमरा हल्की पीली रोशनी में डूबा हुआ था। वो सोफे पर आधा लेटा, लैपटॉप पर कुछ नोट्स देख रहा था जब दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। आइए फूफो, उसने गर्दन मोड़कर आवाज दी। दरवाज़ा धीरे से खुला और सकीना बेगम अंदर दाखिल हुईं। सफ़ेद दुपट्टा सर पर, चेहरे पर नरमी। जरघाम फौरन सीधा होकर बैठा और लैपटॉप साइड पर रखा। तुमने बुलाया था मुझे? उनके लहजे में हैरानी नहीं, अपनापन था। जी फूफो, प्लीज़ यहाँ बैठिए। वो उनका हाथ थामकर उन्हें अपने साथ सोफे पर बैठाता हुआ बोला। खैरियत है? सब ठीक है बेटा? जरघाम एक पल खामोश रहा, फिर नरम लहजे में बोला, सब कुछ ठीक है, बस कुछ दिल की बात करनी थी आपसे। सकीना बेगम ने थोड़ा चौंक कर उसे देखा। बेटा, जो कहना है खुल कर कहो, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें रात गए याद आई? जरघाम सीधा होकर बैठा। फूफो, आपने मेहर और मेरी बात से इनकार क्यों किया? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? सकीना बेगम झिझकीं। जरघाम, ये बड़ों के फैसले होते हैं, हर बात जज्बात से नहीं सोचते। नहीं फूफो, ये 2 जिंदगियों का मामला है, सिर्फ बड़ों का नहीं, और जज्बात नहीं। मैं पूरी समझ-बूझ से बात कर रहा हूँ। आप जानती हैं मेरी फील्ड क्या है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। आपकी बेटी किस अज़ियत से गुजरी है, उसका अंदाज़ा किसी और को नहीं मगर मुझे है, और अगर कोई उस अज़ियत से निकलने में उसकी मदद कर सकता है, तो वो मैं हूँ। सकीना बेगम की नज़रें उसके चेहरे पर जम सी गईं। वो आहिस्ता से बोलीं, लेकिन वो अभी भी डरती है, वो आज भी 10 साल पीछे ही खड़ी है। मैं जानता हूँ फूफो, वो घबराती है, वो मर्दों के बीच खड़ी नहीं हो सकती, उसका आत्मविश्वास टूटा है। लेकिन शादी, शौहर का रिश्ता, वो तो एक हिफाजत का रिश्ता होता है। मैं मेहर पर कभी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, वक़्त दूंगा, उसे समझूंगा। क्या आपको अपने भतीजे पर भरोसा नहीं? वो एक पल को खामोश रही, फिर धीरे से बोली, मुझे तुम पर भरोसा है बेटा, लेकिन एक माँ के दिल में डर होता है। मैंने अपनी बेटी को बहुत टूटते देखा है। जरघाम ने नरमी से उनका हाथ थामा। फूफो, वो वक़्त अब ख़त्म होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेहर की ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो, सुकून और हिफाजत वाला। अगर आप मेरे साथ होंगी तो वो भरोसे में आ जाएगी। सकीना बेगम की आंखें भीग गईं, वो धीरे से सिर हिलाती हुई बोलीं, जैसा तुम ठीक समझो बेटा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन मेहर इतनी जल्दी राज़ी नहीं होगी। जरघाम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। फूफो, मैं उसका विश्वास जीतूंगा जैसे आपका जीता है, बस आप मेरे साथ रहें। सकीना बेगम ने अपने बेटे जैसे भतीजे को देखा, जो उस पल उनकी बेटी के लिए एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा था। वो चुपचाप सिर हिला गईं, जैसे दिल की सारी उलझनों को समेटकर एक दुआ में बदल दिया हो। रात के 2 बजे सकीना बेगम पलंग पर बैठी थीं, निगाहें मेहर के चेहरे पर जमी थीं, जो करवट ली गहरी नींद में थी। कमरे में धीमी रोशनी फैली थी, दीवार पर लटका पुराना घड़ी टिक टिक करता वक़्त की गवाही दे रहा था, मगर सकीना बेगम का ज़हन सालों पीछे लौट चुका था, उन दिनों की तरफ जिनसे वो हमेशा नज़रें चुराती रही थीं। वो दिन किसी कयामत से कम न था। मुराद शाह का वहशी चेहरा, मेहर की चीखें, उसकी सिसकियां और एक माँ की बेबसी, सब कुछ किसी फिल्म की तरह उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। उस दिन बेहोश होने के बाद सकीना उसे सीधा अपने भाई सुलेमान के घर लाई थीं। मेहर का चेहरा पीला पड़ा था, आंखों में होश बाकी न था। डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाया गया, मगर असली जख्म उसके जिस्म पर नहीं,
उसकी रूह पर लगा था। पहली बार जब सुलेमान ने मेहर के सिर पर हाथ रखकर उसे दिलासा देना चाहा, तो वो एकदम चीखने लगी थी, कांपती, चीखती दीवार से जा टकराई थी। किसी मर्द के करीब जाना उसके लिए मौत से भी बदतर बन चुका था। वो लम्हा सुलेमान और सकीना दोनों के लिए सदमे का सबब बना था। उसी कमरे में उस वक़्त एक आवाज़ उठी थी, जरघाम की। सिर्फ 18 साल का लड़का, मगर उसकी आंखों में गुस्सा, बेबसी और जुनून साफ झलक रहा था। मैं मुराद शाह को नहीं छोड़ूंगा फुफो, उसने सबके सामने ललकार कर कहा था, और फिर उसने वाकई नहीं छोड़ा। अपने अब्बू के साथ मिलकर कानूनी जंग लड़ी। मेहर के बयान के बिना भी गवाहियों और सबूतों की बुनियाद पर मुराद शाह को 10 साल की सज़ा दिलवाई। उस वक़्त भी वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और मजबूत था। लेकिन सिर्फ बदला नहीं, जरघाम कुछ और भी कर गया था। वो मेहर की हालत देखकर उसके लिए पागल हो गया था। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, मेहर। उसने तय कर लिया कि वो साइकेट्री में पढ़ाई करेगा, ताकि खुद मेहर को उस सदमे से निकाल सके। उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक जंग लड़ रहा था, खुद से, हालात से और वक़्त से। जाने से पहले जब वो लंदन जा रहा था तो सकीना ने पूछा था, बेटा तुम कब वापस आओगे? तो उसने बस इतना कहा था, जब वो मुझे पहचानना शुरू करेगी। सगाई के दिन मेहर किसी होश में नहीं थी। वो फटी फटी आंखों से सबको देख रही थी, किसी के करीब नहीं जा रही थी। मगर सकीना ने अपनी बेटी के लिए चुपचाप फैसला किया था। जरघाम के नाम की अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी गई थी। न मेहर ने इनकार किया, न हामी भरी, जैसे वो अपने अंदर कहीं कैद थी। मगर शायद बहुत धीरे धीरे वो इस कैद से निकलने लगी थी, क्योंकि आज जब जरघाम का नाम आया था तो मेहर ने नज़रें नहीं चुराई थीं। और यही एक बात सकीना बेगम को राहत दे रही थी। यही सब सोचते सोचते वो कब सो गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। अगली सुबह का सूरज पूरी शिद्दत से चमक रहा था। सकीना बेगम की आंखों में अभी नींद की नमी बाकी थी। वो फज्र की नमाज पढ़कर अपने बिस्तर पर लेटी ही थीं कि दरवाजे पर धीमी लेकिन लगातार दस्तक ने उनका ध्यान खींचा। पहले तो उन्होंने सोचा शायद कोई गलती से आ गया हो, मगर जब दस्तक रुकने की बजाय और तेज हुई तो वो चप्पल पहनकर दरवाजे तक आईं। दरवाज़ा खोला तो सामने जरघाम खड़ा था, पूरा जागा हुआ, तरोताज़ा चेहरा, आंखों में हल्की मुस्कान, मगर अंदाज में संजीदगी। फूफो, जल्दी करें, मुंह हाथ धोइए और उसे भी तैयार करें। हम तीनों वॉक पर जा रहे हैं, पार्क की तरफ। सकीना बेगम ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा, जैसे रात के पिछले पहर कोई सपना हकीकत बन गया हो। बेटा, ये वक़्त है निकलने का, और वैसे भी वो पूरी रात पढ़ती रही है, अभी फज्र की नमाज पढ़कर सोई है। कल ले जाना, आज नहीं। और तुम्हें पता है, बाहर जाने में वो अभी भी सहज नहीं होती, लोगों से घबराती है। जरघाम ने गहरी सांस ली। फूफो, अगर वाकई चाहते हैं कि वो ठीक हो तो हमें ये छोटे छोटे कदम आज से ही उठाने होंगे। उसके कमरे की बंद फिजा, किताबों के ढेर और दीवारों के बीच वो कभी ठीक नहीं हो सकती। ताज़ी हवा, खुला आसमान और मेरी मौजूदगी, यही उसके लिए ज़रूरी है। मैं हूं ना उसके साथ, कुछ नहीं होने दूंगा। सकीना बेगम ने एक पल उसके चेहरे को गौर से देखा। जवानी की वो उम्र जिसमें ज़्यादातर लड़के सिर्फ खुद को अहमियत देते हैं। जरघाम एक ऐसा नौजवान था जो मेहर के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर चुका था। उसके लहजे की गंभीरता और आंखों की चिंता ने उन्हें झकझोर दिया था। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मगर अगर वो नहीं उठी या जिद करने लगी तो? उनकी आवाज़ में अब भी झिझक थी। जरघाम ने नरमी मगर मजबूती से कहा, फो, अगर उसे ना उठाया तो वो सारी उम्र खुद को बिस्तर में छिपा लेगी। उसे इस कैद से अभी निकालना है। आप बस उसे तैयार कर दें, मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, 10 मिनट। ये कहकर वो पलटा और खामोशी से सीढ़ियां उतरने लगा। सकीना बेगम दरवाजे पर कुछ पल ठहरीं, फिर आहिस्ता से कमरे की तरफ बढ़ीं, जहां मेहर नींद में करवटली लेटी थी, मासूम सी, जैसे वक़्त उसी पर थम गया हो। उन्होंने दिल ही दिल में कुछ पढ़ा और उसके पास जाकर माथे पर हाथ रखा और नर्म लहजे में बोली, मेहर बेटा, उठ जाओ, चलो बाहर थोड़ी सी हवा खाएंगे, जरघाम नीचे इंतजार कर रहा है। उनके होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज में एक माँ की हिम्मत थी, जो आज पहली बार अपनी बेटी को उस दीवार के पार ले जाना चाहती थीं, जहां जिंदगी एक नई सुबह के साथ खड़ी थी।
लॉन्स की खामोश फिजा में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। झरगाम सोफे पर बैठा मोबाइल में व्यस्त था, जैसे दुनिया से बेखबर हो। सीढ़ियों से आती हल्की हल्की कदमों की आहट पर उसने चौंक कर सर उठाया। निगाहें दरवाजे की तरफ गईं और कुछ पल के लिए वो सब कुछ भूल गया। सामने सकीना बेगम खड़ी थीं और उनके पीछे डरी सहमी सिमटे हुए कदमों के साथ वो खड़ी थीं। मेहर, वही मासूम चेहरा, वही झुकी झुकी निगाहें, बस अब की बार उम्र की थकान भी उस चेहरे पर नकश थी। झरगाम जैसे कुछ पलों के लिए जम सा गया। 5 साल बाद उसने उसे देखा था और ये मंजर उसकी यादों में हमेशा के लिए बस गया। वो फौरन खड़ा हुआ, होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसकी नज़रों में वही अपनापन, वही पहचान थी। कैसी हो मेहर? अदब लिहाज तो जैसे रह ही नहीं गया तुम में। 5 साल बाद वापस आया हूं, मगर तुमने एक बार भी सलाम नहीं किया, खैरियत तक नहीं पूछी। उसके लहजे में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सीधा सा एहसास था, जैसे किसी अपने से शिकायत की जाती है। मेहर फौरन अपनी माँ के पीछे छुप गई, जैसे उसकी आवाज़ ने किसी पुराने जख्म को फिर से छेड़ दिया हो। सकीना बेगम ने पीछे मुड़कर बेटी को देखा और नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा और आंखों ही आंखों में झरगाम को खामोश रहने का इशारा किया, मगर झरगाम ने उस इशारे को नज़रअंदाज कर दिया। वो मुस्कुराते हुए हल्के से सर झटक कर बोला, अब भी देखो, बिल्कुल खामोश खड़ी हो। ये तो कोई बात नहीं हुई मेहर। अच्छा चलो, वॉक पर चलते हैं। तुम्हारे लिए वॉक ज़रूरी है। ताज़ा हवा मिलेगी तो दिमाग भी खुलेगा। और हाँ, ये मत सोचना कि तुम्हारा वजन बढ़ रहा है। अरे भाई, सिर्फ तुम्हारी मानसिक हालत ठीक करने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, समझी? ये कहते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मेहर ने फौरन अपनी माँ का बाजू थामा। अम्मी, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी जैसे किसी ख्वाब से निकली हो, मगर झरगाम ने पलटकर उसकी तरफ देखा और संजीदगी से बोला, तुम्हें चलना होगा मेहर। अंदर बंद रहकर तुम कभी ठीक नहीं हो सकोगी। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सकीना बेगम ने एक पल के लिए बेटी की आंखों में झांका, फिर आहिस्ता से उसका हाथ पकड़कर झरगाम की तरफ बढ़ा दिया। जाओ बेटा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मेहर का कदम लड़खड़ाया, मगर झरगाम ने आगे बढ़कर नरमी से उसका बाजू थामा। चलो, तुम्हें बस सांस लेना सिखाना है दोबारा। बाहर की हवा में जिंदगी की खुशबू होती है, जबकि वो सांस लेना तक भूल चुकी थी। इन 10 सालों में एक फर्क आया था। वो अब चिल्लाती नहीं थी, मगर उसकी हालत बिगड़ जाती थी। सकीना बेगम जानबूझकर घर ही रुकी थीं। उन्हें अपनी बेटी को फिर से जिंदगी की तरफ लाना था, और इसके लिए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था। वो नहीं जाना चाहती थी, बार बार पीछे मुड़कर अपनी माँ को देख रही थी, मगर वो रुक फेरकर वापस कमरे में चली गई। पार्क में हल्की सी ठंडक थी। सुबह की रोशनी अब नरम धूप में बदल रही थी। हरे भरे रास्तों पर कुछ लोग वॉक कर रहे थे, कहीं बच्चे झूलों पर खेल रहे थे, कहीं लोग जॉगिंग कर रहे थे। इस शांत माहौल में वो दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। मेहर खामोशी से अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए कुछ पीछे पीछे झरगाम के साथ कदम से कदम मिला रही थी। निगाहें जमीन पर थीं और कदम किसी अनजाने डर के मातहत। झरगाम ने एक नज़र उस पर डाली और धीमे लहजे में पूछा, क्या पढ़ रही हो तुम? उसने कोई जवाब नहीं दिया। कदम वैसे ही चलते रहे। वो रुक गया, दोनों हाथ जेब में डालकर मुड़ा और नरमी से बोला, सुना नहीं क्या तुमने? क्या पढ़ रही हो आजकल? वो चौंकी, जैसे ख्यालों से लौटी हो। फौरन सर उठाकर निगाहें झुकाकर बोली, प्री प्री मेडिकल सेकंड ईयर में हूँ। झरगाम ने सर हिलाया। वेरी गुड, लेकिन ये तो बहुत अहम फील्ड है। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, है ना? उसने हल्के से सर हिलाया। लेकिन डॉक्टर बनकर क्या करोगी मेहर? मरीजों से नजरें झुकाओगी, उनसे बिना बात किए इलाज करोगी? ये तो नहीं चलेगा ना। तुम्हें तो किसी आर्ट्स फील्ड में जाना चाहिए था, जहां तन्हाई में कुछ पढ़ो कुछ लिखो। लेकिन यहाँ तो बात करना, सुनना और आंखों में आंखें डालकर बोलना पड़ता है। मेहर ने खामोशी से गर्दन झुका ली। उसके होंठ हिले, मगर आवाज ना निकली। झरगाम फिर से उसके साथ धीरे धीरे चलने लगा। कुछ पल यूं ही खामोश बीत गए। फिर उसने कहा, तुम्हें पता है मैंने साइकेट्री क्यों चुनी? वो एक पल को रुकी, फिर धीमे से बोली, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैंने एक बच्ची को देखा था जो बोलती नहीं थी,
जिसकी आंखों में दुनिया का सबसे बड़ा डर था, जो अपने बाप की परछाई से भी डरती थी, वो ठिठक गई, कदम रुक गए और आंखें भीगने लगीं। झरगाम ने रुख मोड़ा। मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे रहा, तुम जैसी हो तुम्हारा हक़ है, लेकिन तुम ये भी तो समझो कि तुम सिर्फ खुद को तकलीफ नहीं दे रही, अपने आसपास के लोगों को भी परेशान कर रही हो। तुम्हारी माँ, तुम्हारे मामू और शायद मैं भी। वो मुश्किल से अपने होठों पर काबू पाते हुए बोली, मैं कोशिश करती हूँ, पर बात निकलती नहीं। कई सालों बाद वो किसी अजनबी मर्द से बात कर रही थी। झरगाम ने मुस्कुराकर सर हिलाया। यही तो बात है कि तुम कोशिश कर रही हो, और यही काफ़ी है मेहर। कुछ पल खामोशी रही, फिर वो बोला, तुम रोज़ मेरे साथ वॉक पर चलोगी? रोज़ मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें जवाब देना होगा, चाहे हाँ, ना या बस एक शब्द। डील? वो धीमे से सर हिलाए बिना रह न सकी, जैसे दिल की किसी गहराई पर दस्तक हुई हो। फिर हल्के से बोली, ठीक है। वो मुस्कुराया। बस यही चाहिए था। आगाज़ बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन सफ़र बहुत दूर तक जाता है। और दोनों खामोशी से चलने लगे, जैसे हर कदम एक नई मंजिल की तरफ बढ़ रहा हो। डाइनिंग टेबल पर गहरा सन्नाटा था। सलीमान साहब अपनी आदत के मुताबिक मुख्य कुर्सी पर गंभीरता से बैठे थे। उनके बाईं ओर सकीना बेगम थीं, जिनकी नज़रें चुपचाप टेबल पर रखे नाश्ते के बर्तनों में गुम थीं, जबकि सामने सौरत बेगम अपनी रूटीन की तरह नान के टुकड़े बना रही थीं। कुछ ही देर में दरवाज़ा हल्के से खुला और कदमों की आहट पर सबकी नज़रें एक साथ उस ओर उठीं। झरगाम और मेहर एक साथ अंदर आ रहे थे। झरगाम हमेशा की तरह पुरजोश और आत्मविश्वास से भरा हुआ, और मेहर उसके कुछ कदम पीछे, नज़रें झुकाए, अपनी उंगलियों को उलझाए, खामोशी से चल रही थी। दोनों की एक साथ मौजूदगी ने कमरे की फिज़ा को कुछ पल के लिए रोक लिया। सकीना बेगम ने तुरंत नज़रें चुरा लीं और सौरत बेगम के हाथ भी थम से गए। वाह, बहुत खूब, झरगाम ने हल्के व्यंग्य में कहा। कितने साल बाद आप लोगों का बेटा बाहर से वापस आया है और आपने नाश्ता शुरू भी कर दिया। मेरा और मेहर का इंतजार तो कर लेते। उसके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान थी। उसने मेहर के लिए कुर्सी खींची। मेहर ने एक पल अपनी माँ की तरफ देखा, जैसे इजाज़त मांग रही हो, मगर सकीना बेगम ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो धीमे से आगे बढ़ी और चुपचाप बैठ गई। उसकी हरकतों में झिझक थी और चेहरे पर वही पुरानी उदासी और बेयकीनी का साया। झरगाम तुरंत उसके पास बैठ गया। उसके कंधे से जरा सा छू जाने पर मेहर घबराकर थोड़ी और सिमट गई। मुझे पता ही नहीं था कि तुम दोनों बाहर गए थे, सौरत बेगम ने सफाई दी। अगर मालूम होता तो हम रुक जाते। बताओ बेटा, क्या खाओगे? अम्मी, आप क्यों देंगी? मुझे तो नाश्ता मेहर देगी। उसने नरमी से मेहर की तरफ देखा। चलो मेहर, मेरे लिए भी नाश्ता निकालो। और हाँ, अपने लिए भी। मेहर ने बेइख्तियार अपनी माँ को देखा, शायद एक सहारा चाहती थी, एक इशारा। मगर सकीना बेगम की नज़रें अब भी झुकी हुई थीं। वो धीरे से उठी, मेज़ पर रखी प्लेटों से कुछ नान और ऑमलेट निकालकर झरगाम के सामने रख दिया। उसके इस नर्म और खामोश लहजे ने कुछ पल के लिए सबको चुप कर दिया। सलीमान साहब ने उसकी हरकतें गौर से देखीं और फिर अपनी नज़रें झरगाम की तरफ मोड़ दीं। अब तुम ये बताओ, तुम ऑफिस जा रहे हो या क्लिनिक? क्लिनिक ही जा रहा हूं बाबा, झरगाम ने इत्मीनान से कहा। और मेहर भी मेरे साथ जाएगी। वैसे भी ये डॉक्टर बनना चाहती है, तो अच्छा है कि एक दिन मेरे साथ गुजारे, देखे तो सही कि डॉक्टरों की जिंदगी कैसी होती है। उसकी बात पर मेहर के हाथ रुक गए, आंखों में डर उतर आया और होंठों से बेमन निकला, नहीं, मैं नहीं। अरे हाँ, झरगाम ने झट से मजाकिया अंदाज में कहा, मुझे पता है तुम्हारी नहीं में भी हाँ छिपी होती है। ये कहते हुए उसने सबके चेहरों पर एक नज़र डाली। सकीना बेगम के चेहरे पर उलझन, सलीमान साहब के लब्बों पर एक सख्त रेखा और सौरत बेगम की आंखों में हैरानी और नमी सी थी। और उन दोनों के बीच वो दोनों चुपचाप अपनी उलझनों में फिर भी एक ही दिशा में बैठे थे। नाश्ते के बाद झरगाम ने आज उसके कॉलेज से ज़बरदस्ती छुट्टी करवा ली थी और उसे अपने साथ क्लिनिक ले गया था। क्लिनिक की इमारत में कदम रखते ही वहाँ की खामोश और सुकून भरी फिज़ा और हल्की सी महक ने मेहर को कुछ पल के लिए सहमा दिया। दरवाजे के ठीक सामने रिसेप्शन पर बैठी एक नौजवान लड़की ने झरगाम को देखते ही अदब से खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, सर,
खुश आमदीद। झरगाम ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, मेरा केबिन कहाँ है और डॉक्टर जुल्फिकार कब तक आएंगे? रिसेप्शनिस्ट तुरंत बोली, सर, केबिन दाईं तरफ है और डॉक्टर जुल्फिकार 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। झरगाम ने एक नज़र अपने पीछे खड़ी मेहर पर डाली, जो गर्दन झुकाए अपने हाथों को मरोड़ रही थी। उसने खामोशी से उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। मेहर हल्की सी चौंकी, फिर खुद को संभालते हुए कदम आगे बढ़ाए। केबिन में दाखिल होते ही झरगाम ने जानबूझकर दरवाज़ा पूरा खोल दिया ताकि मेहर को बंद कमरे का एहसास ना हो। वो जानता था कि उसे ऐसे माहौल से घुटन होती है। उसने एक कुर्सी खींची और कहा, यहाँ बैठो मेहर। मेहर ने नज़रें झुकाते हुए झिझक के साथ बैठना स्वीकार किया, जबकि झरगाम इत्मीनान से अपनी सीट पर बैठ गया और एक प्रोफेशनल अंदाज में बातचीत शुरू की। तो मेहर, हमें 5 साल हो गए हैं बात किए हुए। इन 5 सालों में तुमने क्या किया? स्कूल, दोस्त, पढ़ाई, कुछ तो बताओ। मेहर ने एक पल के लिए उसे देखा, मगर कुछ न बोली, बस हल्के से गर्दन झुका ली। ठीक है, झरगाम ने फिर कहा, चलो स्कूल से शुरू करते हैं। किस क्लास से दोबारा पढ़ाई शुरू की? 8वीं, उसने धीमे से जवाब दिया। हम, और फिर 9वीं 10वीं कैसी गुजरी? किसी से दोस्ती हुई? अकेली। उसका जवाब फिर से संक्षिप्त था। कोई टीचर पसंद आई? किसी ने खास समझा? मैडम हमीदा। उसके होठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कान आई। वो कहती थीं कि मैं खामोशी में गहराई रखती हूँ। झरगाम मुस्कुराया। अच्छी बात है, कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। कुछ पल खामोशी रही, फिर झरगाम गंभीर लहजे में बोला, बताओ मेहर, क्या तुम अब भी मर्दों से डरती हो? वो चौंकी, मगर जवाब ना दे सकी। मैं जानता हूं ये सवाल आसान नहीं है, झरगाम ने नरमी से कहा, लेकिन ये मेरे लिए जानना जरूरी है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मेहर ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोली, अब भी साए से भी डर लगता है। कभी कभी रात को चिल्लाकर उठ जाती हूं। क्या कभी माँ से बात की? नहीं, वो पहले ही बहुत कुछ सह चुकी हैं। उनसे कहना मुश्किल है। झरगाम ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब भी एक डरा हुआ बच्चा छिपा था, लेकिन साथ ही एक थका हुआ हौसला भी। मेहर, तुम जितना जी चुकी हो वो किसी भी उम्र के लिए बहुत था, लेकिन अब आगे बढ़ने का वक्त है। मैं तुम्हें थामने नहीं, बल्कि तुम्हें खुद पर भरोसा दिलाने आया हूं। वो खामोश रही, मगर उसकी आंखें भीग चुकी थीं। इस बार उसने नजरें नहीं झुकाईं, बल्कि चुपचाप अपने आंसू पोंछने लगीं। केबिन में सन्नाटा छा गया। झरगाम अब उठ चुका था। वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ गया और फिर लौट कर बोला, मेहर, तुम्हें अपनी पूरी कहानी बतानी होगी। सिर्फ तुम्हारे शब्द ही तुम्हें इस कैद से बाहर निकाल सकते हैं। बताओ, उस रात क्या हुआ था जब तुम स्कूल से लौट रही थीं? और फिर उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ी। मेहर ने नजरें झुका लीं, उसके हाथ कांपने लगे थे। वो बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे याद नहीं। मगर उसकी आवाज की थरथराहट कुछ और कह रही थी। याद नहीं? झरगाम ने एक कदम आगे बढ़ाया। या याद है, लेकिन कहना मुश्किल है। तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, दूसरों की शिफा बनना चाहती हो, तो अपनी सच्चाई से भागना कब तक? मेहर ने अपने हाथ जोर से कुर्सी के हत्थों पर जमा दिए। मुझे नहीं कहना। वो वक़्त, वो लम्हे, मुझे मजबूर मत करें। अचानक वो हिचकी और फिर चीख पड़ी। झरगाम की आवाज में अब ठहराव था। मेहर, तुम जानती हो तुम्हारी जिंदगी किसने तबाह की। तुम्हें ये सच अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। तुम चुप रहकर खुद को सजा दे रही हो। मेहर की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने गले पर हाथ रखा, जैसे घुटन महसूस हो रही हो। वह एक झटके से उठी और बोली, मुझे जाना है, मुझे हवा चाहिए, घुटन हो रही है। झरगाम फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसका रास्ता रोककर बोला, नहीं, अब तुम नहीं जाओगी। तुम्हें ये बात कहनी ही पड़ेगी। तुम अब बच्ची नहीं हो मेहर, तुम खुद को संभालने के काबिल हो। तुम्हें वो सब कुछ कह देना है जो तुम बरसों से दबाए बैठी हो। मेहर एक पल को खामोश रही, फिर उसके कदम लड़खड़ाए और वो जमीन पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ कानों पर रख लिए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दिन, वो आखिरी दिन था जब मैं खुश थी। उसकी आवाज में दर्द था, गहरे जख्मों की गूंज। मैं स्कूल से घर लौट रही थी। वो सफ़ेद गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। मैं समझी ड्राइवर है, लेकिन अंदर वो था, मुराद शाह, मेरा सौतेला बाप।
वो मुझे घसीट कर अंदर ले गया। झरगाम खामोशी से वहीं खड़ा था, जैसे उस पल की तौहीन कोई हल्की आवाज भी कर दे। उसने मुझे एक बंद कमरे में कैद कर दिया। 2 दिन तक मेरे मुंह पर हाथ रखकर मेरी चीखों पर हंसता था, कहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकोगी, तुम मेरी हो। उसने मेहर हिचकियों में रोने लगी। उसने सब बर्बाद कर दिया, मेरे बचपन की हंसी, मेरे ख्वाब, मेरी खुशबू, सब छीन लिया, मेरी मासूमियत को दागदार कर दिया। मैं सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन उसने रहम नहीं किया। वो जोर से चीख उठी, जमीन पर हाथों से वार करते हुए। क्यों किया उसने? क्यों? मैंने क्या गलती की थी? झरगाम का दिल जैसे मुट्ठी में आ गया, लेकिन वो खामोशी से खड़ा रहा, क्योंकि उस पल में शब्द नहीं, सिर्फ मौजूदगी जरूरी थी। मेहर अपने अंदर बरसों से जमा झर को उगल रही थी, और झरगाम जानता था कि शिफा का पहला कदम यही होता है, सच्चाई को स्वीकार करना, चाहे वो सच्चाई रूह को चीर देने वाली ही क्यों न हो। 1 हफ्ते बाद कमरे में हल्की रोशनी थी। मेहर अपनी माँ की गोद में सिर रखे चुपचाप लेटी थी, चेहरे पर थकावट और आंखों में हल्की सी नमी थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर झरगाम अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र सीधा मेहर पर पड़ी। उसे देखते ही मेहर उठकर बैठ गई, लेकिन आज उसकी आंखों में न डर था, न घबराहट, सिर्फ एक हल्की सी तसल्ली। झरगाम पास खिंची कुर्सी पर बैठ गया और नरमी से पूछा, कैसी हो? मेहर ने धीरे से सिर झुका लिया। ठीक हूँ। सच में? वो मुस्कुराया। तो फिर कॉलेज क्यों नहीं जा रही? कब तक बीमारी का बहाना बनाकर कमरे में छुपी रहोगी? मैं बहाना नहीं बना रही, वो फौरन बोली। वाकई बीमार हूं, आप चाहें तो अम्मी से पूछ लें। झरगाम ने एक नज़र सकीना बेगम पर डाली, जो चुपचाप बेटी के सिर पर हाथ फेर रही थीं। फिर मुस्कुराकर बोला, वाह, मेहर बीबी की जबान भी है। फुफू, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेहर झेंप कर नजरें झुका गई। झरगाम ने सकीना बेगम को हल्के इशारे से बाहर जाने को कहा और वो बेटी के माथे पर हाथ रखकर चुपचाप कमरे से निकल गईं। झरगाम उठकर पलंग पर बैठ गया। मेहर थोड़ा पीछे सरक कर दीवार से लग गई, मगर उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। कुछ पल खामोशी में बीते, फिर झरगाम ने कहा, मेहर, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। बेहतरीन तालीम, एक सफल करियर, गाड़ियाँ, आराम, इज्जत, मकाम। लेकिन एक चीज़ जो आज तक नहीं मिली, वो है सच्चा प्यार। क्या कहती हो, उसे हासिल कर लूं? मेहर ने उलझन में सिर हिलाया। झरगाम ने अपनी हथेली उसके सामने फैला दी। तो फिर अपना हाथ रख दो मेरी हथेली पर। मेहर ने नजरें नीचे कर लीं, सांसें हल्की हल्की कांपने लगीं। उसके भीतर का टूटा बचपन फिर से सिर उठाने लगा था। कमरे की खामोशी गहराती गई, मगर उसने हाथ नहीं बढ़ाया। कुछ पल बाद झरगाम ने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? या फिर सच में मेरी शक्ल गोरिल्ला जैसी है, जो तुम हाथ नहीं रख रही? मेहर चौंकी और फौरन सिर हिला दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? उसने नरमी से पूछा। क्या कोई बात है जो तुम्हें रोक रही है? मेहर ने थोड़ी देर खामोश रहकर उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, मैं इस काबिल नहीं हूं कि किसी से शादी कर सकूं। मेरी जिंदगी, मेरा माँ जी। झरगाम ने उसके मासूम चेहरे को देखा और फिर उसका हाथ थाम लिया। किसने कहा कि तुम काबिल नहीं हो? तुमसे किसने ये हक छीना कि तुम अपना कल किसी के साथ न बिता सको? माँ जी, बीत गया। मेहर, वो एक दर्दनाक हिस्सा था, लेकिन अब उस बाप को बंद करना है। वो हिचकिचाकर बोली, मैं बहुत कुछ झेल चुकी हूँ। मैं डर चुकी हूँ। मैं खुद को टूटा हुआ महसूस करती हूँ। झरगाम के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तो जो टूट गया है, क्या वो दोबारा नहीं जुड़ सकता? मेहर, तुम सिर्फ एक लड़की नहीं हो। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरा गर्व हो, मेरी दुआओं का हासिल हो। मैं एक साइकेट्रिस्ट जरूर हूं, मगर इस वक्त सिर्फ दिल से बात कर रहा हूं। वो थोड़ी देर रुका, फिर बोला, बताओ, करोगी मुझसे शादी? जिंदगी की शुरुआत मेरे साथ करोगी? क्या मेरे कल की साथी बनोगी? मेहर ने कांपती पलकों से उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में न कोई तरस था, न कोई हमदर्दी, सिर्फ सच्चा प्यार, पूरा सम्मान और यकीन था। मेहर के आंसू अब तेजी से बहने लगे। उसने होठों को भींचा और फिर धीरे से सिर हाँ में हिला दिया। हाँ, करूंगी। अगर आप इतना यकीन रखते हैं तो मैं आप पर यकीन कर सकती हूँ। तो ये वादा रहा कि तुम खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करोगी।
जितनी तुम अपने आप को कमज़ोर समझती हो, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत तुम मेरे साथ हो। मेहर ने आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली। ये सफ़र आसान नहीं था, ये तो महज शुरुआत थी। आगे एक लंबी जिंदगी थी, बहुत से इम्तिहान थे, लेकिन अब वो तैयार थी। जरगाम उसे जिंदगी की तरफ ले आया था। वो कामयाब हो चुका था, अब बस आखिरी सीढ़ी पार करनी थी। बेशक अगर इंसान सच्चे दिल से मोहब्बत करे, तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है।